गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मानचित्रों के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरीके से चपटा करना असंभव है, इसलिए हम ग्लोब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मानचित्र और ग्लोब के बीच में अंतर बताया हुआ है। मानचित्र मतलब वही जो आप मैप भरते हो, जैसे भारत का नक्शा भरते हो, एक प्लेन पेपर पे भारत का नक्शा होता है, उसको आप भरते हो ना कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे भारत में, ठीक है। और एक तो ये मानचित्र हो गया और एक हो गया ग्लोब। ग्लोब का मतलब ये होता है कि आपको एक पृथ्वी की तरह ही गोलाकार एक लकड़ी का ग्लोब दे दिया जाएगा और उसके ऊपर पूरे जो विश्व में जितने भी देश हैं वो सब अंकित होते हैं। मैं एक बार फोटो दिखा देती। ये है ग्लोब। इसको आप घुमा घुमा कर देख सकते हो। जब भी कभी ग्लोब मिले ना देखने के लिए, ये स्कूल्स में रखा होता है या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में भी रखा होता है, ताकि बच्चे देख सके कि कौन सा देश कहाँ पर है पृथ्वी की पोजीशन पे। तो ये पूरा पृथ्वी का आकार होता है, आप इसको घुमा घुमा कर देख सकते हो कि कौन सा देश कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का ही छोटा रूप है एक तरीके से दिखा रखा ग्लोब के अंदर। लेकिन जो मानचित्र होता है वो पेपर पर होता है। मानचित्र इस तरीके से पेपर के ऊपर पूरा जो जो जगह देखनी होती है आपको, वो उतारी हुई होती है। तो यहाँ पर हमने भारत का नक्शा जो है वो पूरा जो है पेपर पे उतार रखा है, तो इसको मानचित्र बोलेंगे, यानी कि इसको मैप बोलेंगे। मैप, MAP, मैप, MAP, ठीक है। मैप इंग्लिश में और हिंदी में मानचित्र बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे 3 तरीके के जो मैप्स होते हैं। कौन कौन से मानचित्र होते हैं? पहला तो है भौतिक मानचित्र। ये मानचित्र पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि दिखाते हैं। एक होता है राजनीतिक मानचित्र। ये राजनीतिक मानचित्र जो होता है ये राज्य, नगर, शहर, गांव, ये सब विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों या उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। और एक होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र जो होता है ये जानकारी प्रदान करता है कि जैसे सड़क मानचित्र का, या वर्षा कहाँ ज़्यादा हो रही है कहाँ कम हो रही है, वनों का चित्र, या उद्योगों का मानचित्र, या जनसंख्या वितरण। इस तरीके से थीमेटिक मानचित्र जो होता है ना वो एक तरीके से एक स्पेस को दिखाता है कि यहाँ पर, मैं आपको दिखाई देती हूँ डायरेक्ट। सबसे पहले मैं भौतिक मानचित्र दिखा रही हूँ। ये है फिजिकल इंडिया, यानी कि जो भौतिक मानचित्र भारत का। इसके अंदर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब आपने 6 क्लास में, 7th क्लास में ये सेम ही पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये जो भौतिक मानचित्र होता है ये ज़्यादातर जोग्राफिकल मैप होता है, एक तरीके से नदी, पर्वत, पठार और ये सब दिखाने के लिए कि भारत में कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भौतिक मानचित्र। ऐसे ही ये हमारा हो गया पॉलिटिकल मानचित्र। इसके अंदर हमें सीमाएं दिखा रखी हैं भारत के अंदर की कौन कौन सा राज्य की कौन कौन सी सीमा है। दिल्ली यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पर है, गुजरात यहाँ पर है, कर्नाटका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये पॉलिटिकल मैप हो गया, यानी कि ये राजनीतिक मानचित्र है। इसके अंदर सीमाएं दिखाई जाती हैं देश के अंदर की या देश के बाहर की। हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, चाइना और यहाँ पर नीचे मालदीव, ये सब दिखाया हुआ है ना। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा राजनैतिक मानचित्र। अब हमें नेक्स्ट जो मानचित्र देखना है वो है थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र इस तरीके का कुछ दिखता है। इसके अंदर हमें वर्षा वनों के बारे में बता रखा है कि कहाँ वर्षा भारत में ज़्यादा होती है और कहाँ कम होती है। तो ये जो ब्लू, यहाँ पर देखो ब्लू का इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रखा है कि कहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ ब्लू वाले एरिया में हो रही है। जैसे कि यहाँ पे कोरोमंडल के पास, जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर गुजरात में आजकल ज़्यादा हो रही है बारिश। और इस तरीके से ये जो है ये मेघालय वाले रीजन में ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये दिखा रखा है। और ये रेड वाला क्या दिखा रहा है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड, कि यहाँ पर ये जो जहाँ पर रेड रेड है ना, जैसे राजस्थान का एरिया हो गया, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर जो है बारिश बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे भारत के अंदर, ठीक है। तो ये जहाँ रेड, ये इस तरीके की जो चीज़ें पढ़ने वाली होती है ना, कि फॉरेस्ट कहाँ पर ज़्यादा है भारत में, या कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है भारत के अंदर, इस तरीके के छोटे छोटे मुद्दों को पढ़ने के लिए थीमेटिक मैप्स यूज़ होते हैं, यानी कि थीमेटिक मानचित्र यूज़ होते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, अभी हमने वर्षा मानचित्र देखा, ठीक है। वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या वितरण इत्यादि को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र को उपयोग होता है।
और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर इनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्रों की के संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है, यानी कि जिसमें खूब सारे मानचित्र दिए होते हैं, जिसमें विश्व का मानचित्र दिया हो, जिसमें खूब सारे मैप्स दिए होते हैं ना, उस किताब को क्या बोलते हैं? उसको एटलस बोलते हैं। बचपन में हम लोग एटलस खरीदते थे, हमारी मैडम मंगाती थी कि भाई एटलस खरीद लाओ, तो उसके अंदर खूब सारे मानचित्र होते थे और हम नए नए तरीके के मानचित्रों को देखते थे और नई नई जगह के बारे में जानते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ये मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। यानी कि 3 घटक होते हैं मानचित्रों में कि कितनी दूरी पर कौन सा देश है और वो किस दिशा में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, ठीक है, और उसके क्या प्रतीक है। ठीक है, वहाँ पर कौन कौन सी जगह है, तो वहाँ पे कुछ प्रतीक दिखाए जाते हैं, उन प्रतीकों से जो है जगह को दिखाया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच में अनुपात होता है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दिखा दूंगी पैमाना क्या होता है। अच्छा, पैमाना को इंग्लिश में स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो मानचित्रों के ऊपर की तरफ उत्तर दिशा मानी जाती है, नीचे की ओर दक्षिण, दाई की ओर पूर्व और बाई की ओर पश्चिम दिशा मानी जाती है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है पृथ्वी और यहाँ आकृति चिन्ह है। अच्छा, इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये सारे मैप्स जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं और इनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली होती है, तभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वरना मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एकदम सही मैप्स होते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना मैप्स वगैरह, जितने भी भारत का जो हम नक्शा पढ़ते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है उसे। पूरे विश्व में वो एक ही मैप जो है सब जगह यूज़ हो सकता है। मानचित्रों पर नीला रंग, पानी के लिए भूरा रंग, एक मिनट, मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए होता है, भूरा रंग पर्वतों के लिए होता है, पीला रंग जो होता है वो पठार के लिए होता है, और हरा रंग जो होता है वो किसके लिए होता है भाई? मैदानों को दिखाने के लिए होता है। तो अभी मैंने जैसे वो दिखाया था ना आपको जोग्राफिकल मैप एक बार, तो ये जो संकेतक होते हैं ना, ये सारे मतलब पूरे विश्व में एक जैसे यूज़ किए जाते हैं। ये जो जहाँ पे हरा हरा रंग दिखाया जा रहा है वहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, जहाँ पर ये पीला पीला रंग दिखाया जा रहा है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे पठार रीजन है। ठीक है, ये जो प्लेन रीजन यानी कि मैदानी इलाका कौन सा है, वो हरे रंग से दिखाया जा रहा है। और जो यहाँ पर माउंटेन रीजन है, यानी कि जहाँ पर हिली एरिया है, जहाँ पे पहाड़ पर्वत ज़्यादा है, उसको इस वाले रंग से दिखाया गया है। ठीक है, ये मिट्टी वाले कलर से, तो यहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये जो है इस तरीके का मैप जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसा ही मिलेगा। ये नहीं कि कहीं पे कुछ दिखा रहे हैं भारत को, कहीं पे कुछ दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता जो है वो मैप की लेनी बहुत ज़रूरी होती है, नक्शे की। ठीक है, तो अब मैं आपको स्केल दिखा रही हूँ। स्केल एक तरीके से ये एक छोटा सा नक्शा है। मान लो ये किसी जगह का नक्शा है जहाँ पर एक स्कूल भी है, जहाँ पर प्लेग्राउंड भी है, जहाँ पर खूब सारी दुकानें भी हैं, जहाँ पर विकासशीला और करतम का घर भी है, और जहाँ पर आसपास जो है वो पेड़ पौधे भी हैं। तो ये जो स्केल होता है इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे 50 मीटर जो हो गया तो वो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो यानी कि अगर विकास का घर इस शॉप से 5 सेंटीमीटर दूर है तो मतलब वो 50 मीटर की दूरी पर रहता है। ठीक है, तो ये स्केल हो गया, ये पैमाना हो गया कि छोटी जगह को किस तरीके से दूरी में मापा जाए। तो ये पूरा जो नक्शा है ये इस तरीके से पैमाने से मापा जाता है कि मान लो विकास का घर अगर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर हो गया तो ये 10 सेंटीमीटर जो है, अगर हम स्केल से नापेंगे तो 10 सेंटीमीटर निकलेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये 100 मीटर की दूरी पर उस विकास के घर से स्कूल है। तो ये यहाँ पर हमने पैमाने को यूज़ करके पैमाना मतलब नक्शे की दूरी को पता करना कि नक्शे में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये स्केल दे रखा है, उसके हिसाब से हमने पहचाना। तो अब लास्ट में हमें पढ़ना है कंपास। कंपास को हिंदी में दिक्सूचक बोलते हैं। कभी भी जब ट्रैकिंग पर जाओगे या
कभी भी घूमने जाओगे तो वहाँ पर जो ट्रैकर्स होते हैं, जो ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में जो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, उनको ये दिया जाता है, कंपास दिया जाता है, या वो खुद ही परचेज कर लेते हैं दुकान से। कंपास का मतलब ये होता है कि कभी जैसे जंगल में कहीं खो गए या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर दिशा जो होती है ना, वो कंपास दिखाता है। और कंपास में एक इस तरीके की सुई लगी हुई होती है। ये सुई जो होती है, ये चुंबक की छड़ होती है ना, साइंस में आगे चल के पढ़ोगे कि चुंबक की छड़ हमेशा जो होती है वो नॉर्थ में और साउथ में, यानी कि उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में आके रुकती है। तो ये जो चुंबक की छड़ होती है, ये कंपास के अंदर काम करती है। तो हमेशा कभी भी देख लेना, चुंबक हमेशा अगर उसको लटका दोगे चुंबक को, तो वो नॉर्थ और साउथ के पोल पे ही जाके रुकेगी। ठीक है, वो कभी भी पूर्व और पश्चिम में नहीं रुकती छड़, लोहे की छड़। असली जो मतलब चुंबक वाली छड़ होती है, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ही रुकती है। ठीक है, तो वही कंपास में यूज़ की जाती है। इससे पता चल जाता है कि कौन सी जगह नॉर्थ है, और हमें अगर नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना है, अगर हमें उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ना है, तो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो कंपास होता है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ को दिखाता है, यानी कि ये दिशा को दिखाता है। अगर कोई खो गया तो उसको दिशा पता चल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होता है? तो अभी हमने जो वर्षा वाला मानचित्र देखा था, उसको बोलते हैं थीमेटिकल मानचित्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये थीमेटिक मानचित्र लिख देना। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा ना पतला कर लेती हूँ। हाँ, तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये बस इतना ही लिखना है, थीमेटिक मानचित्र। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हो गया, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो अभी हमने पढ़ा था कि भारत में नदी वगैरह ये सब दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र यूज़ होता है। यहाँ पे देखो, पर्वत, पठार, नदी, ये सब दिखाने के लिए भौतिक मानचित्र यूज़ होता है। तो ये सेकंड का आंसर हो गया हमारा, भौतिक मानचित्र लिखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो विश्व के देश जो दिखाता है वो कौन सा मानचित्र है? यहाँ पे देखो, गांव, नगर, शहर, विश्व के विभिन्न देशों को दिखाने वाला राजनैतिक मानचित्र होता है। तो ये थर्ड वाला हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा, राजनैतिक मानचित्र थर्ड का आंसर लिख देना। अच्छा, फोर्थ है, मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? मानचित्र का क्या अर्थ है भाई? तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है ये। ठीक है, ये तो हो गया मानचित्र की परिभाषा। अब उसमें सेकंड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आप ग्लोब को अच्छा क्यों मानेंगे मानचित्र से? देखो इसका आंसर आपको खुद ही लिखना होगा कि जो मानचित्र होता है वो एक पेज पर खींचा हुआ नक्शा है। हम पेज से इतना नहीं समझ पाएंगे जितना कि हम ग्लोब पर समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का ही छोटा रूप होता है, जिस पर हम देख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ है। ठीक है, तो ग्लोब ज़्यादा सही रहता है समझाने के लिए कि कौन सा देश कहाँ है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। और मानचित्र जो होता है वो इतना, वो सिर्फ जैसे होता है ना कि कुछ बच्चों को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन ग्लोब जो होता है वो असली जो मानचित्र है वो होता है। तो इसको लिख लेना अपने लैंग्वेज में कि ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी को एकदम सटीक दिखाता है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर निम्न रेखा चित्र के प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। निम्न रेखा चित्र के प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। ये जो रेखा चित्र है, अब इसकी प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। तो मैप में हमेशा, अब ये ज़िंदगी भर के लिए याद रखना भाई, मैप में जब भी ऊपर की तरफ अगर तुम देखोगे, किसी भी नक्शे में देखो, तो ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ होगा, यानी कि उत्तर दिशा होगी। ठीक है, नीचे जो होगा वो दक्षिण दिशा होगी, यानी कि साउथ। ठीक है,
और दाईं तरफ होगा पूर्व, यानी कि हमारा ये हो गया ईस्ट, ठीक है। और जो इस साइड होगा वो होगा दक्षिण, यानी कि वेस्ट। वेस्ट पश्चिम होता है, अच्छा हाँ पश्चिम, प, ठीक है, पश्चिम के रूप में। तो अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ऊपर नॉर्थ की तरफ क्या होता है, जम्मू कश्मीर, नीचे साउथ, साउथ की मूवीज़ देखते हो ना, तो साउथ नीचे जो होता है, नीचे चेन्नई, तमिलनाडु, केरला, भारत में, ठीक है। ऐसे ही दाईं तरफ जो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है, यानी कि पूर्व दिशा होती है। और वेस्टर्न दिशा में हमारा गुजरात होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से किसी भी मैप को उठा के देख लो, ऊपर हमेशा नॉर्थ मिलेगा, दाहिनी तरफ हमेशा ईस्ट मिलेगा, फिर नीचे साउथ मिलेगा, और इस साइड बाईं तरफ यानी कि वेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से ड्रॉ करके देख लेना। तो ये मैप को देखने का तरीका होता है, इसको याद रखना भाई ज़िंदगी भर। हाँ, चलो हो गई आज की वर्कशीट। आई होप कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू भाई।